हेलो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स। 12 का फिजिक्स हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो आज की हमारी टॉपिक है प्रिज्म। आज की हमारी क्या टॉपिक है? प्रिज्म। सर तुम्हारी आवाज़ हो गया, तुम्हारी आवाज़ हो गया, मेरी आवाज़ से कुछ ना हुआ है, ठीक है ना, बस सब कुछ बढ़िया है। आज की हमारी टॉपिक क्या है? प्रिज्म। बहुत मज़ा आने वाला है। कक्षा 10वीं में इसको पढ़ा होगा, बट ऊपर पढ़ के माइंड से निकल गया होगा ना। यहाँ पे समझो थोड़ा, इतना टॉप टॉपिक है ना, एकदम मस्त झकास 100 नंबर का। प्रिज्म प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है ना, जानना है आपको? देखो, मैंने 2 परिभाषाएं लिखी है, हिंदी वालों के लिए, अंग्रेजी वालों के लिए। अंग्रेजी वाले क्या बोलेंगे? अ प्रिज्म इज अ सॉलिड, ठोस, होमोजीनस। होमोजीनस क्या होता है अभी समझाते हैं। ट्रांसपेरेंट, होमोजीनस, ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। मतलब परस्पर किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखो, यहाँ पे सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड होमोजीनस होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक जगह पर उसका अपवर्तनांक समान हो, प्रत्येक जगह पर उसका अपवर्तनांक क्या हो? समान हो। और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि आर पार दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लकड़ी का ले लोगे, आर पार दिखना चाहिए। रिफ्रैक्टिव मीडियम, अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तन होना चाहिए, ऐसा मीडियम हो। बाउंडेड बाय 2 प्लेन, और 2 प्लेन से घिरा हुआ, एक प्लेन दूसरा प्लेन से घिरा हुआ। सरफेसेस इंक्लाइंड एट एंगल, यानी कि दोनों प्लेन है ना, एक एंगल पर इंक्लाइंड। देखो, इनके बीच एक एंगल नहीं है, देखो एंगल है, ऐसे होता है प्रिज्म। मैं प्रिज्म का, मेरे पास देखो ग्लास वाला तो टूट गया है, इसलिए मैंने लकड़ी का ले आया। मेरे पास लकड़ी का था प्रिज्म, देख लो बढ़िया से, देखो जरा, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, यही प्रिज्म है। देखो, एक वाला, एक प्लेन यह हो गया, यह वाला, और एक प्लेन यह वाला हो गया। 2 प्लेन हो गए, एक प्लेन है एक प्लेन है, 2 तलों मतलब कि प्लेन से घिरा हुआ। और ये ऊपर इनके देखो एक कोण है, इंक्लाइंड एट एन एंगल लिखा है ना, एक कोण ऊपर होता है। ये पारदर्शी होना चाहिए, हालांकि मैं लकड़ी का आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे वाला क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या हो गया? बेस। अभी ये पूरा भी इसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको, खाली मैंने फिगर दिखाया है, केवल फिगर प्रिज्म का है, देख सकते हो। अभी तो इसमें बहुत सारी बातें आप नहीं जानते हो, तो बताना है आपको ना, हमको तो ही बता रहे हैं बेटा। देखो जरा, तो हमने क्या कहा? प्रिज्म इज अ सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एंगल, एन एंगल। परस्पर किसी कोण पर, परस्पर किसी कोण पर 2 समतल पृष्ठ, ए वाला और ए वाला, 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी, इनके बीच घिरा समांगी माध्यम है। देखो, इनके बीच में, इनके बीच में यह घिरा समांगी माध्यम है, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। परस्पर किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी पारदर्शी होना चाहिए। समांगी मतलब समान, रिफ्रैक्टिव, देखो यहाँ मैंने लिखा होमोजीनियस मतलब वही समांगी होता है। पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। सर जी कैसे बनाएंगे प्रिज्म का फोटो भी बनाना सिखा दो, तो मैं कला थोड़ी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊँगा ये प्रिज्म बनता कैसे है भाई। ये देखो जरा, हे सीधा बन जा, खुल जा सिम। ये हो गया पहला वाला त्रिभुज, और ये मान लिया ऐसे बना लो दूसरा वाला त्रिभुज। ओके, अब ये देखो ऐसे मिला दो, प्रिज्म है। लग नहीं रहा है? देखो, लग रहा है पीछे वाला है, ये आगे वाला है। यही क्या है? प्रिज्म होता है। यही क्या होता है? प्रिज्म होता है। ओके, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रिज्म आपको बनाने आ गया ना। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बेस। नीचे वाले को हम कहते हैं क्या? प्रिज्म का आधार बोलते हैं। प्रिज्म का क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ये जो 2 सरफेस है ना, ए वाला और ए वाला, यह वाला सरफेस और ये वाला, ए वाला और ए वाला। अरे भाई देखो जरा, ये वाला अगर प्रिज्म ऐसे रखा है, तब ऐसे रखा गया है, ये वाला सरफेस है, वाला सरफेस, यहाँ से किरण जाएगी गो, ऐसे बाहर निकलेगी गो, ठीक है ना। ये दोनों क्या कहलाते हैं?
रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाते हैं। ये वाला और दोनों क्या कहलाएंगे? REFRACTING, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएंगे। यानी कि अपवर्तन वाले तल, ये ऐसे तल है जहाँ से अपवर्तन होना है, ये ऐसे तल है जहाँ से अपवर्तन क्या है? होना है। और बेटा ऊपर जो है ना, अगर प्रिज्म ऐसे रखा है तो इन प्लेन के बीच का जो एंगल होता है ना, यानी कि ये वाला एंगल, प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और दिखाते हैं कैपिटल ए से, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये क्या है? अपवर्तन तल है, अपवर्तक तल कह सकते हो, अपवर्तक तल है। यहीं से किरण टकराएगी, ओए जाएगी गोए, ठीक है ना। प्रिज्म समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या अच्छे से देख पा रहे हो? अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है बच्चों, डोंट वरी डोंट वरी। इतना मज़ा लाऊंगा कि क्या बताऊँ। मज़ा क्या होता है सर, तुम तो खाली पढ़ाते हो, मज़ा तो आता ना हमको। चलो कोई बात नहीं, ये आएगा आएगा जब पढ़ाई से एकदम जान जाओ। ये हवाला भी हो सकता है और ये हवाला भी हो सकता है, दोनों कोण समान होते हैं। देख लो, चाहे इधर से कहोगे चाहे इधर यहाँ से कहोगे, दोनों मतलब कि एक कोण पर झुके हुए हैं, तो चाहे इधर कहो। और ये क्या है? समांगी है, हर जगह से अपवर्तन समान होगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। अगर यहाँ से रह गई 30 अंश पर, इधर निकली 50 अंश पर, तो इस वाले भी अगर यहाँ से गई 30-50 हुआ, यहाँ से गुजरेगी तब वो भी 30-50 होगा। इसीलिए से कहते हैं होमोजीनियस कहते हैं, कहीं से गुजारोगे ऐसा होगा। अच्छा एक बात है, ये तो प्रिज्म हो गया हमारा, जिस पे मतलब प्रिज्म बैठता है वह प्रिज्म का बेस होता है, और बगल बगल वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। और ऊपर जो होता है ना, वो क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। चलो यहाँ पे मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पे हमारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, अक्सर। मान लो यह एक घनाभ है, अरे सॉरी घन मान लो, चलो घन या घनाभ कुछ हो सकता है, क्यूब या क्यूबाइड हो सकता है ना। चलो ले आया हूँ, अभी ले आया हूँ आपके लिए। देखो जरा, देखो जरा, देखो यहाँ पे, यही तो है घनाभ। यही देखो, यही वाला बॉक्स है, इसे रखा गया है। अरे उठना बंदर, अंदर चल, यहाँ देखो, यही क्या है? घनाभ है। अगर यहाँ से रे जा रही है, सुनो मैं बताता हूँ, एक घनाभ कांच का टुकड़ा है, ये वास्तव में क्या है? कांच का, मतलब कि कांच का पूरा सॉलिड है, सॉलिड है, कांच का कोई ठोस पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, कुछ है नहीं। अब यह दो तरीके से काम करता है ना, देखो जरा। अगर रे आपका इस तल से कोई रे जा रहा है, ऐसे सपोज करो इस तल से कोई रे जा रहा है, इस पर तो रे गया, ऐसे रे गया हमारा, ऐसे यूं ऐसे हुआ, और इसके बाद कुछ रिफ्लेक्टर कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं सीधे भाग गया होंगे, ऐसे कुछ ऐसे हुआ होगा ना, ऐसे गया और कुछ यूं ऐसे बाहर निकल आया, ऐसे हुआ होगा ना। यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखो यह वाला रे ऐसे गया, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद इमर्ज यहाँ पे हुआ, इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि निर्गत किरण कहते हैं। इमर्जेंट रे क्या कहते हैं? निर्गत किरण। आपतित हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। और वो वाला क्या है? इमर्जेंट है, ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ से यहाँ रे जा रही, यहाँ से छेद के यहाँ जा रही है, तो दैट टाइम यह बोला जाएगा ग्लास स्लैब है। इसको बोलने का तरीका भी तो है, यह क्या बोला जाएगा? ग्लास स्लैब है। अगर इस इधर से इधर जा रही है, तो इधर से इधर जा रही है, तो क्या बोलें? ग्लास स्लैब। लेकिन एक बात और सोच लो, अगर मान लो आपकी रे यहाँ से ऐसे गई हो और अपवर्तन ऐसे हो गया हो, तभी यह वाला प्रिज्म कहा जाएगा। ये अपवर्तन जो है ना, ये प्रिज्म का अपवर्तन है। किसका अपवर्तन है? यह प्रिज्म का अपवर्तन है। आई बात समझ में? अगर सीधे ऐसे वाला हो रहा है, तब ये बोलोगे कि ग्लास स्लैब का अपवर्तन है, कांच के स्लैब का अपवर्तन है। लेकिन है तल से जाके है तल से गुजर जाए, तो यह किसका अपवर्तन है? प्रिज्म का। तो यही चीज आई वाला प्रिज्म बन जाएगा। देखो, अरे भाई देखो जरा, यहाँ से यहाँ, यानी कि देखो, अगर ये देख रहे हो ना, ऐसे सरफेस पे रखा गया, ऐसे रख लो, तो यहाँ से गया, देखो जरा मैं दिखाता हूँ आपको, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? हाँ देख पा रहे हो, यहाँ से गया, यहाँ से गया, निकला यहाँ से, निकला यहाँ से, तो हाई वाला हिस्सा देखो, हाई वाला ए वाला हिस्सा अगर हाई से मिलाया जाए तो वास्तव में प्रिज्म नहीं हो गया। एक किस कैसा होगा? इन सबको भूल जाओ। ऊपर से रे गया है, निकला है अपना, यहाँ से निकल गया है, यहाँ से निकल रहा है, तो देखो प्रिज्म नहीं हो गया। तो रे अगर जैसे चलेगा उसके हिसाब से इसको हम ग्लास स्लैब भी बोल सकते हैं और प्रिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना।
अगर देखो अब ऐसी ऐसी भी हो सकता है, यहाँ से गया यहाँ से गुजरा तब भी प्रिज्म हो जाएगा, यहाँ से गुजरे तब भी प्रिज्म हो जाएगा। यानी कि अगर सीधा सीधा आता है तो अपवर्तन ग्लास स्लैब का अपवर्तन माना जाएगा, कांच के स्लैब का। लेकिन अगर है पड़े जाके है पड़े निकले तो क्या माना जाएगा? प्रिज्म का अपवर्तन है। एक किसका है? प्रिज्म का अपवर्तन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में तो आ ही रहा है, कोई आपको शिकायत नहीं है। कोई शिकायत आपको है बेटा? कोई शिकायत है? अब देखो जरा, प्रिज्म हम लोग ऐसी थोड़ी बार बार पढ़ेंगे, तो बड़ा टेंशन का काम है ना। ऐसी बार बार फिगर बनाएंगे तो हम तो बूढ़े हो सकते हैं। नहीं, बूढ़े नहीं होंगे। चलो यहाँ देखो, प्रिज्म हम लोग ऐसी बनाएंगे, ऐसी प्रिज्म हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। समझो? समझ गए हो सर? ये मान लो हमारा 40 अंश हो बेटा, और ये मान लो आपका 50 अंश हो। 40, अरे 50 ना, इसको 80 मान लो, तो हाई वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए, कमाल की है। प्रिज्म तो है ही, वही प्रिज्म में है, लेकिन अब ऐसे हम लोग बना लिए, खाली है बार दिख रहा है इसे, है वाला। अब जानते हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह समान होता है, कहीं से गुजारो। अब जितना मतलब कि अगर आपतित किरण मान लो 30 अंश पे गिर रही है तो निर्गत किरण 50 पे है, तो हर जगह अगर आपतित 30 है तो हर जगह निर्गत 50 ही होगा। चलिए, मान लिया अपवर्तन, देखो प्रिज्म का मतलब कि प्रिज्म का हर बार कोण ये ऊपर वाला हो, यह फिक्स थोड़ी है, वह तो रे के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रिज्म वाला कोण है। मान लो रे यहां से गई हो, मान लिया, एक मिनट, मान लिया आपका रे यहां से प्रिज्म में गई हो, ठीक है, और ये कुछ ऐसे आई होगी, और फिर ये क्या हो गई होगी, फिर एयर से बाहर आ रही है, कुछ ऐसे निकल गई होगी। चलो मान लिया कुछ ऐसे हो सकता है ना, यहाँ से गई अंदर गई, यहाँ से बाहर आ गई, तब प्रिज्म कोण कौन सा हो जाएगा? इस वाले रे के लिए, मान लो पहली रे है, इस वाले रे के लिए प्रिज्म वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा ना, एंगल ऑफ प्रिज्म वो 80 अंश का हो जाएगा। अगर मान लो रे कुछ ऐसे गई, ऐसे अंदर हुई, फिर ऐसे क्या हुई, मान लो बाहर निकल गई, कुछ मतलब कि अपवर्तन हुआ है, ऐसी बात नहीं, सीधे चली जाएगी। चलो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कुछ हुआ ना। तो इस वाले रे के लिए प्रिज्म वाला कोण कितना है? ये 40 डिग्री वाला है। कौन सा वाला है? इस वाले रे के लिए प्रिज्म कोण कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म 40 अंश हो जाएगा। और अगर मान लो यहाँ से रे जा रही है, ऐसे आज जा रही है, ऐसे यहाँ पे हुआ, ऐसे यहाँ पे निकल गई, तो ये वाला इस तीसरे वाले रे के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। समझ गया ना? तो ये डिपेंड करता है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, वो डिपेंड करता है रे पर, कि रे किस वाले सरफेस से किस वाले सरफेस तक जा रही है। इसको आप अपने कॉपी में जरूर मेंशन करोगे, नोट लिख लेना हिंदी में, नोट, कि एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि प्रिज्म कोण रे के ऊपर डिपेंड करता है, रे के हिसाब से प्रिज्म कोण बनता है। ठीक है ना? अब देखो जरा, प्रिज्म है, अब समझो, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ रे जा रही है, तो इन दोनों सरफेस वाला एंगल निकालेंगे। अगर मान लो यहाँ से, अब कुल C7 है बाबू, यहाँ से मान लो यहाँ निकल रही है, तब हाई वाला मानेंगे, यहाँ से यहाँ निकले तो हाई वाला मानेंगे। समझ गए हो ना? देखो बढ़िया प्रिज्म है, यहाँ से यहाँ जाएगा, जिन दो तलों के बीच रे जाएगी ना, उन्हीं के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। क्या समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमको उम्मीद करते हैं कि आपको बड़ा बढ़िया समझ में आ रहा होगा ना। ऐसा प्रिज्म तो हम सर जी ना पढ़े थे, तुमने तो बढ़िया पढ़ाया। चलो कोई बात नहीं है, तो हम बढ़िया पढ़ाते ही हैं। तो समझ में आ गया ना? तो एंगल ऑफ प्रिज्म में नोट कर लेना कि एंगल ऑफ प्रिज्म रे के हिसाब से बनता है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला हमेशा होएगा ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको मिटा के बेटा आप देखते हैं, इसका फार्मूला प्रूव करते, सवाल लगाते हैं अच्छे से। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, और कुछ फार्मूले भी यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। विचलन कोण और कुछ फार्मूले बताने जा रहे हैं आपको। विचलन कोण क्या होता है? देखो, मान लो यह प्रिज्म है, हमने आपसे कहा ना, अब हम जो भी प्रिज्म बनाएंगे ऐसे नॉर्मल बनाएंगे, तो बड़ा वाला नहीं बनाएंगे। प्रिज्म बनाना बहुत बच्चों का खेल है, तो आगे लाइन मिला देना। प्रिज्म बढ़िया से ऐसा बनाओगे ना, तो जब मिलाओगे तो एक नंबर का प्रिज्म बनेगा, एक नंबर का। चलो खैर कोई बात नहीं है। यहाँ से मान लो एक आपतित किरण मैंने भेजा है ऐसे, ठीक है ना,
यह क्या है आपका इंसिडेंट रे है। हिंदी में लिखने पर क्या हो जाएगा, आपतित किरण। अगर मैं प्रिज्म पर भेज रहा हूं तो वास्तव में इसको जाना चाहिए तो ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन अब जान जाओ कि अब ये बाहर एयर है, अंदर यहाँ भी सब एयर है और ये आपका ग्लास है, तो अब तो कुछ होगा सीधे थोड़ी जाएगा, 90 पर पड़ भी नहीं रहा है। यानी कि यहाँ पे आपतन बिंदु बनेगा, ये बनेगा इस तल के लिए नॉर्मल बन जाएगा। यह क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यानी कि कहोगे सर जी यह वाला कोण आपतन कोण यानी कि आई हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसको जाना था ऐसे, तो यह नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, क्योंकि विरल थे सघन में एयर, सभी कोई भी माध्यम हो उसकी तुलना में एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे कम होता है। यानी कि यही विरल, एयर अगर है तो सबसे मतलब विरल यही है, इसकी तुलना में सघन होगा। तो विरल से अगर सघन में हमारा रे जा रहा है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ऐसी कहीं जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। अब फिर यहाँ से फिर सघन से विरल में प्रवेश करने वाली है रे हमारी। यहाँ पे पहले नॉर्मल बना लो तब पहले रे को बताना। पहले मान लिया नॉर्मल है, ठीक है। चलो अच्छा, ये नॉर्मल थोड़ा बढ़िया बना लो। ज़्यादा अति ना करो, गिर जाओगे, मारेंगे तो। बना लिया, बढ़ा लिया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे देखो जरा, ये आपतन है, इस वाले तल के लिए अपवर्तन कोण हो जाएगा। इसे मान लेते हैं ये R1 है, यह कितना है, R1 है, ठीक है। अब चलिए, अब इस वाले तल के लिए, इस वाले तल के लिए यह क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण हो जाएगा। अब इनको भुला जाओ तो इस वाले तल की आपतित हो जाएगी। इसे हमने मान लिया I ना मान के R2 मान लिया, कुछ अलग है ये, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, R2 तो मान ही सकते हैं जी। चलो, तो इसके लिए हाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या होगा, चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, ऐसे कुछ निकल जाएगी। तो नॉर्मल और इसके बीच मतलब कि जो निर्गत किरण है, इनके बीच जो कण मतलब कोण बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यानी कि हम बोलते हैं इसको निर्गत कोण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, निर्गत कोण। निर्गत कोण का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, और हाई वाला किरण क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे। ये क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे। आप हिंदी में क्या लिखोगे, निर्गत किरण है। ये आगत किरण है, आपतित किरण, और एट लास्ट ऐसे निकल रहा है। तो इस वाले रे के लिए आप बताओ प्रिज्म कोण कौन होगा, प्रिज्म कोण यही होगा, या मान लो कैपिटल ए है। ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना, यह तल के लंबवत होता है। भले आपको हमारा थोड़ा लंबवत ना दिखे, तो यह नॉर्मल तो लंबवत होता है। ये सब बातें केयर करने वाली हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा अब इतना कहानी हो गया। अब हमको निकालना क्या है, देखना है विचलन कोण। क्या देखना है हमको, विचलन कोण देखना है। अच्छा, विचलन कोण होता क्या है, पर नॉर्मली समझो। पहले आपतित किरण ऐसे जा रही थी, आपतित किरण तो वास्तव में ऐसे जा रही थी ना, लेकिन देखो यार, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ, तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ, निर्गत वाले को। अरे थोड़ा बढ़िया बढ़ाते हैं बेटा, दिख रहा ना आपको। चलिए, आपतित कोण ऐसे जा रही थी, बट इतना झुक के इतना आई है। क्यों, अरे समझो भाई, अगर आपतित कोण ऐसे जा रही थी, लेकिन वो अब किस आपतित, देखो आपतित किरण बेटा, आपतित किरण ऐसे जा रही थी कहीं, लेकिन अब निकली कैसे, हेतना पे जाके निकल रही है। आपतित कोण ऐसे जा रही थी, लेकिन निकल रही हेतना पे, तो कितना बेंड कर गई, कितना झुक गई, कितना विचलन हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। परिभाषा क्या किताब वाले लिखते हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच का जो एंगल होता है ना, लिख लो परिभाषा, आप प्रिज्म में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर उनके बीच का बना कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। बस समझो, अब तो लिख लोगे, तुम लिख लेना।
है पे जा रही थी बट निकल है पे रही है, तो कितना झुक गई है, इतना कहीं झुक गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना, डेल्टा, डेल्टा कह सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छा, अब कुछ काम क्रिया कर लें। एक बात देखो, जितना कोणीय हवाला होगा उतना कोणीय हवाला भी होगा। अगर ये आई है तो शीर्षाभिमुख कोण होगा ना, ये शीर्षाभिमुख दो क्रॉस लाइन, ये आई है तो टोटल आई होगा। ये R1 निकल गया तो हैजा कितना बचा, I माइनस R1 बचा। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दिख रहा है ना थोड़ा हमारा फिगर, अब थोड़ा मोड़ा मतलब नज़दीक जा रहा है लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये अगर ई है तो ये अभी कितना टोटल होगा, टोटल ही होगा, बट R2 निकल जाएगा तो हाई वाला एंगल कितना हो जाएगा, E माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज को निकालो जरा, हाई से निकला है, देखो जरा, ये ऐसी गया है, हाई वाला ऐसी गया है, और हाई वाला क्या हुआ है, ऐसी गया है। हाई कितना है, डेल्टा है। हाई वाला कोण I माइनस R1 है और हाई वाला कितना है, E माइनस R2 है। तो हमने कहा डेल्टा बराबर क्या होगा जी, इसलिए डेल्टा बराबर यानी विचलन कोण बराबर क्या होगा, तो आप ये जानते हो। अगर देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है, और ये दोनों इसके विपरीत हैं, तो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस R1 और प्लस E माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। I माइनस R1 प्लस E माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसको हम और बढ़िया से लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2। समीकरण नंबर 1 बना लोगे ऐसे ना, विचलन कोण का समीकरण बन गया है। अब एक काम और करते हैं, चलो। अच्छा एक बात देखो, ये हवाला, अब इसका नामकरण कर लो, A B C D E और F, ये हवाला पॉइंट ही है। हमने कहा इस चतुर्भुज को बाहर निकालो, तो A B E और F को, इस वाले चतुर्भुज को मैंने बाहर ऐसे निकाला, ऐसे है ना, ये डॉट डॉट वाला है। चलिए, यह क्या है, A है, यह B है, और यह क्या है, E है, और यह क्या है, F है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा A B F में देखो जरा, A वाला यह अरे है और एक ठो यह अरे है, एक ठो यह अरे है, इनके बीच का एंगल कितना है, यह नॉर्मल है और यह तल है, यह नॉर्मल और यह क्या है, तल है। इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह वाला देखो तल है और यह नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, तल है और यह क्या नॉर्मल है। इनके बीच का एंगल भी पूरा 90 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ऊपर कितना है, A है, इसको A ना मान के हमको कुछ और मानना चाहिए था ना, दोनों A हो जा रहा है ना। इसको मान लो यम, मान लो यम, इसको यम मान लो, तो यह हो गया E हो गया हमारा। अच्छा एक बात देखो जरा, यह वाला कोण कितना होएगा, यह त्रिभुज देख रहे हो, यह वाला त्रिभुज, यह त्रिभुज अगर देख रहे हो तो एक कोण R1 है, एक कोण R2 है, तो तीसरा वाला कितना होगा, टोटल का 180 अंश होता है। तो ये वाला बोलोगे सर, यह वाला जो कोण होगा 180 अंश माइनस R1 प्लस R2, जो घटा दोगे तो मिल जाएगा हमको जोड़ के। अरे भाई 50 है, 90 है, तो 90 तो हो गया, 180 में से घटाओ कितना बचेगा, तो 90 ही ना बचेगा, तरीका होता है। तो देखो जरा, और हम लोग ऐसे जानते भी हैं, अगर चतुर्भुज है तो इनके चारों कोणों का योग, हाई वाला कहाँ से आया है, नामकरण कर दो, इसका नाम ले लो क्या, जी नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले लिखना यह कहाँ से आया है, शेप जी बी और ई से, जी बी ई से यह आया है। अब हम बोलेंगे शेप यम बी एफ ई से, यम बी एफ ई से। आप क्या पाओगे कि A को जोड़ोगे, 90 को जोड़ोगे और 180 अंश प्लस और माइनस R1 प्लस R2 को जोड़ोगे और प्लस फिर 90 अंश को जोड़ोगे, तो टोटल 360 अंश आएगा। हाई देखो 180, 90 270, 90 360, ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या, A बराबर उधर जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस का हो जाएगा।
तो एंगल निकल गया ना हमारा, ये क्या है, प्रिज्म का कोण R1 प्लस क्या निकल गया, R2। समझ में आया ना। प्रिज्म का कोण क्या होगा, यह देखो इसका वाला, इस वाले तल के लिए अपवर्तन वाला कोण और इस वाले तल के लिए आपतन वाला कोण, दोनों जोड़ दोगे ना तो क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यही मान अगर मैं कहता हूँ इस समीकरण नंबर 2 मान लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या बोलोगे, डेल्टा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका I प्लस ई और माइनस ये क्या हो जाएगा, R1 और R2 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कर लोगे, ये हमारा हो गया, फार्मूला बन गया कि विचलन अगर हमको निकालना है तो I प्लस ई माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण और यह क्या है, निर्गत कोण, और माइनस क्या, इस वाले का इस वाले तल के लिए आपका प्रिज्म कोण। ओके, घटा दोगे तो निकल जाएगा, ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। अच्छा, ये जानते हो कि जो लाइट होती है रिवर्सिबल प्रोसेस को अपनाती है, अगर यहाँ से भेजोगे तो कुछ ऐसे ही निकलेगी, तो आपतन कोणीय हो जाएगा, निर्गत कोणीय हो जाएगा, तो ये आपस में बदल सकते हैं, चाहे I प्लस ई हो चाहे E प्लस आई हो। इस वाले तल के लिए अरे प्रिज्म वाला कोण घटा दोगे तो विचलन निकल जाएगा। ठीक है, तो सारे फार्मूले क्लियर हो गए ना। एक सवाल करते हैं, वीडियो क्लोज करते हैं इसी पे, आपका समझ में आ गया सारी बातें। ये सब बस यही तो समझना था आपको, ये फिगर उगर था, समझा दिया मैंने। अचानक कोई देखेगा ये पता नहीं क्या पढ़ा दिया, लेकिन जो शुरू से देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी और आएगी फिर। तो ये देखो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हमें टॉपिक को पढ़ लिया है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, हमने आपको एक इक्विलैटरल प्रिज्म दे दिया है। इक्विलैटरल प्रिज्म यानी कि यह भी 60 अंश है, यह भी कितना है, 60 अंश है, और यह भी कितना है, 60 अंश है। एक हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। ओके, 60 अंश हमको आपतन कोण खाली पता है, और एक बात और पता है कि ये ग्लास होता है ना, इसका मैंने अभी बता दिया, इस प्रिज्म का जो म्यू का मान है वो करनी में 3 है, और हाई एयर है, सब एयर में रखा गया, ठीक है ना। और फाइंड ई बराबर यानी कि निर्गत कोण और डेल, डेल या डेल्टा उसे बोलेंगे, ठीक है ना। विचलन कोण भी पूछा जा रहा है। कोई बात ना सर जी, कोई बात ना, हम तो बताएंगे। चलो देखो जरा, ऐसे जाएगी तो जाना तो ऐसी चाहेगी, लेकिन अब मीडियम चेंज हुआ तो अब चूंकि इस विरल से सघन में आ रही है, इसका काम म्यू का मान 1 होता है, इसका कहाँ कर्णिम 3, तो सघन तो होना है, वैसे भी जानते हो, ऐसे कहीं बेंड कर जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, R1 होता है, मैंने माना आपको बताया है ना। R1 कैसे निकलेगा, तो इसको मान लो फर्स्ट सरफेस, इसको मान लो आप सेकेंड सरफेस, तो हम कहेंगे स्नेल्स ला लगाओ किस वाले सरफेस पर, फर्स्ट वाले सरफेस पर। तो क्या आपने पाओगे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय इसके आपतन कोण के साथ साइन लगा दो, बराबर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अपवर्तन कोण के साथ लगा दो साइन। तो म्यू ए का मान 1 होता है, कर्णिम 3/2 होता है, म्यू पी का मान कर्णिम 3 होता है, हुआ है, और साइन R1 दिया है। कर्णिम 3 कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू साइन R1। तो R1 का मान बोलोगे सर 30 डिग्री आएगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, R1 का मान वहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 30 अंश का। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ से रे क्या होगी, दूर भागेगी क्योंकि सघन से विरल में आ रही है, तो ये R2 है यार। अब R2 कैसे निकलेगा, तो हमने पढ़ा है प्रिज्म के लिए, चूँकि एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर R1 प्लस R2, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है, R1 का मान 30 है, R2 का मान नहीं पता है, तो R2 का मान भी आएगा 30 आ जाएगा। R2 का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब एक बात और, आपतन कोण पता चल गया, म्यू का मान पता है, अब भाई वाला अपवर्तन कोण तुमको नहीं पता चलेगा क्या, इसी अपवर्तन को हम निर्गत कोण बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रे बाहर आ जाते हैं प्रिज्म से ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉर सेकेंड सरफेस, हम फिर बोलेंगे बाई स्नेल्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से आपतन यहाँ पे है, तो म्यू पी गुणे साइन 30 बराबर म्यू ए गुणे साइन यहाँ पे ई हो जाएगा,
चलिए म्यू पी का मान कर्णिम 3/3 है और साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मान 1 होता है। यह साइन ई बराबर क्या हो गया, कर्णिम 3/2, ई का मान आएगा 60 अंश, क्योंकि साइन 60 का मान होता है। ई का मान कितना आ गया 60 अंश। और हम अभी पढ़ के आए हैं बेचलन डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होगा। आई का मान कितना है, आई का मान देखो आपतन कोण 60 अंश है, ई का मान कितना है, यह भी 60 है, और आपका प्रिज्म वाला कितना है 60 है, 60 कट जाएगा, यह भी कितना आएगा 60 अंश आएगा। तो देखा छोटा सा फिगर था सवाल, दुनिया बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं है, लॉजिकली पढ़ाई करोगे तभी समझ में आएगा, और अन्यथा तो फिर बड़ी दिक्कतें हैं पढ़ाई में, सही में दिक्कत है। तो अगर आप पढ़ाई मेहनत से करते हो तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रा सा भी रमेज हमें तो बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। तो क्या किया जाए, सवाल ऐसे लेके छोटा सा वीडियो हमने ख़त्म कर दिया, और आगे इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे, और अभी बहुत सारे फार्मूले प्रिज्म के प्रूव कराने हैं, डरो ना, सब करवाएंगे। ओके, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।